दशकों तक इतिहास ने तीसरे रईह के अंत को एक अपरिहार्य जीत के रूप में मनाया। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और अगर जर्मनी गिरने के बजाय एक एक करके अपने दुश्मनों के खिलाफ कुचला जाता बिना किसी स्थायी विरोध के, राज्य की समस्त शक्ति के साथ विज्ञान को प्रभुत्व के उपकरण में परिवर्तित कर दिया गया है तथा राजनीति को नस्लीय नियंत्रण के तंत्र में बदल दिया गया है। रीच पूरे ग्रह पर अपना तर्क थोपता है, आज्ञा मानो, उत्पादन करो, आह्वान करो। 2025 में वैश्विक नाजी साम्राज्य के अधीन रहना कैसा होगा? विज्ञान और शिक्षा के साथ क्या हुआ और इनमें से कितने निराशाजनक विचार हमारे अनुमान से ज्यादा संभव थे? एक अलग अंत, रीच ने इतिहास की दिशा बदल दी। दुनिया 8 मई 1945 को यूरोप में विक्टोरिया दिवस के रूप में मनाती है। आजाद पेरिस की छवियां, बर्लिन के खंडहरों पर लहराते मित्र राष्ट्रों के झंडे और सैनिकों और नागरिकों के बीच गले मिलना अत्याचार पर मुक्ति की जीत के प्रतीक के रूप में पीढ़ियों से दोहराया जाता रहा है। लेकिन इतिहास एक नाजुक संरचना है जो निर्णयों, त्रुटियों, दुर्भाग्य और स्वेच्छाचारिता से भरा है। बस एक अलग समय रेखा में ये झंडे कभी नहीं आए और उनकी अनुपस्थिति के साथ जो पैदा हुआ वह शांति नहीं थी, बल्कि बूट के नीचे सन्नाटा था। जून 1944 में निर्णायक मोड़ मित्र देशों की जीत नहीं, बल्कि एक अभूतपूर्व सैन्य त्रासदी थी। ओवरलॉर्ड ऑपरेशन, जिसने हमारे इतिहास में तीसरे रईह के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया, यहां 20वीं सदी का सबसे बड़ा रसद और सामरिक नरसंहार बन गया। जर्मन प्रतीक खुफिया सेवाएं, जो 1942 से स्पेन, स्विट्जरलैंड और उत्तरी अफ्रीका में ऑपरेशनों के साथ सुदृढ़ हुई थीं, मित्र देशों की सूचना चैनलों में घुसपैठ करने में सफल रहीं। दस्तावेज, नक्शे, कोड और शेड्यूल की नकल की गई और उन्हें वापस बर्लिन भेज दिया गया। इसलिए जब पहले अमेरिकी, ब्रिटिश और कनाडाई सैनिक नॉर्मैंडी के समुद्र तटों पर उतरे तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि केवल आग मिली। समुद्र तटों को पहले कभी नहीं देखे गए स्तरों तक मजबूत किया गया था। सर्जिकल सटीकता के साथ तैनात कई छद्म मशीन गन, लंबी दूरी की भारी तोपें और बख्तरबंद डिवीजनों ने फ्रांसीसी तट को एक कत्लेआम में बदल दिया। सुबह के शुरुआती घंटों में उतरने वाले पैराट्रूपर्स को स्नाइपर्स ने रोक दिया, जो उनके लैंडिंग रूट को जानते थे। पहले मित्र देशों के टैंक अखाड़े के नीचे छिपे हुए स्टील के जाल में फंस गए। जिन इंजीनियरों ने बाधाओं को निष्क्रिय करने की कोशिश की, उन्हें ठोस जमीन पर पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया गया। सिर्फ 7 दिनों में 200,000 से ज्यादा मित्र राष्ट्रों के सैनिक मारे गए या गायब हो गए। महीनों से जमा की गई आपूर्ति को जर्मन पनडुब्बियों द्वारा इंग्लिश चैनल के पार एक ऑपरेशन में इकट्ठा किया गया, जिससे ब्रिटिश तट कमजोर और हतोत्साहित हो गया। मुक्ति के समय लंदन में जो तस्वीरें आईं, उनमें जली हुई नावों के बीच शव तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। ब्रिटिश प्रेस ने इस आपदा को कम से कम दिखाने की कोशिश की, लेकिन अफवाहों और गायब हुए लोगों की सूचियों ने राष्ट्रीय मनोबल को गिरा दिया। वॉशिंगटन में प्रतिक्रिया और भी गंभीर थी। कांग्रेस में अलगाववादी क्षेत्रों ने महाद्वीपीय यूरोप में संचालन बंद करने की मांग की। समानांतर में जर्मनी के लिए पारंपरिक रूप से थका देने वाला पूर्वी मोर्चा पूरी तरह से अलग मोड़ पर आ गया। 1941 की विफलता के बाद कम वैचारिक और अधिक व्यावहारिक सैन्य नेतृत्व की सलाह पर हिटलर ने ऑपरेशन बारबरोजा को 1 साल के लिए टालने का फैसला किया। इस बार वेहरमाच रूसी सर्दियों में अंधेरे में प्रवेश नहीं किया। सुसज्जित होकर आए। सैनिकों ने थर्मल वर्दी, सिंथेटिक ईंधन की गारंटीकृत आपूर्ति, जलवायु अनुकूलित अनुपात और हजारों फ्रांसीसी और युगोस्लाव युद्धबंदियों के लिए मजबूत रसद लाइनों के साथ मार्च किया। आक्रमण 1942 की गर्मियों में शुरू हुआ। मिन्स्क कुछ हफ्तों में ही गिर गया, स्मोलेंस्क कुछ ही दिनों में। वास्तव में मास्को को घेर लिया गया था। तोपखाने, आंतरिक तोड़फोड़ और चुनिंदा बमबारी के संयुक्त अभियान के बाद सोवियत राजधानी गिर गई। आंतरिक विभाजन और स्वास्थ्य संकट से कमजोर स्टालिन की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हुई जो उसके तुरंत बाद कभी स्पष्ट नहीं हो पाई। उनकी लाश को एक ग्रामीण आवास में दफनाया गया, जहां लड़ाई के कोई निशान नहीं थे, लेकिन नमी के भी कोई निशान नहीं थे। उनकी मृत्यु ने एक ऐसा शून्य छोड़ दिया जिसे भरना असंभव था। किसी केंद्रीय व्यक्ति या स्पष्ट कमान श्रृंखला के बिना लाल सेना क्षेत्रीय कमांडों में विभक्त हो गई, जिनमें से कई ने पूर्ण पतन से बचने के लिए आंशिक आत्मसमर्पण पर बातचीत की। जून 1943 में एक सरकारी कठपुतली ने मास्को संधि पर हस्ताक्षर किए।
जिसमें यूराल के पश्चिम के सभी क्षेत्रों पर जर्मन नियंत्रण को मान्यता दी गई। क्रेमलिन पर रीच का झंडा लहराया और इस तरह सोवियत साम्यवाद का इतिहास संगठित प्रतिरोध के बिना समाप्त हो गया। यूनाइटेड किंगडम में मित्र राष्ट्रों के पतन का प्रभाव विनाशकारी था। नॉर्मैंडी के खो जाने और फ्रांस में एक और मोर्चा खोलने की संभावना के बिना ब्रिटिश सेना अपने द्वीपों पर बंद हो गई। महाद्वीपीय ठिकानों से वंचित रॉयल नेवी जर्मन पनडुब्बियों की बढ़त को रोक नहीं पाई, जो अब उत्तरी अटलांटिक में भी गश्त कर रही थी। लुफ्टवाफे ने कब्जा किए गए और बेहतर एरोस्पेस तकनीक से मजबूत होकर औद्योगिक शहरों पर बमबारी का एक व्यवस्थित अभियान फिर से शुरू किया। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ग्लासगो, लीड्स सभी पर नहर पर स्थित तैरते हुए प्लेटफार्मों और नॉर्मैंडी में मोबाइल ठिकानों से लॉन्च किए गए वीदो रॉकेटों से हमला किया गया। 1939 से ही थकी हुई आबादी भावनात्मक रूप से टूट गई। प्रतिरोध के प्रतीक चर्चिल को मार्च 1945 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। व्यवहारवादियों और उदारवादी राष्ट्रवादियों के गठबंधन के नेतृत्व वाली नई सरकार ने अपमानजनक शर्तों के साथ एक सेना को स्वीकार किया। आंशिक विसैन्यीकरण, अपने परमाणु कार्यक्रम का त्याग, रीच के लिए वाणिज्यिक उद्घाटन और कई अफ्रीकी उपनिवेशों को जर्मन प्रशासन को अस्थायी रूप से हस्तांतरित करना। यूनाइटेड किंगडम एक तटस्थ द्वीप बन गया। उनकी सेना रक्षात्मक कार्यों तक सीमित हो गई। उनकी विदेश नीति जर्मन कूटनीति की निगरानी द्वारा सीमित थी। दूसरा मुख्य अभिनेता संयुक्त राज्य अमेरिका भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर्ल हार्बर पर हमले के बाद हिटलर ने हमारे इतिहास की गलती नहीं दोहराई। मैंने अमेरिकियों पर युद्ध की घोषणा नहीं की। यह शर्म की बात है कि जापान ने प्रशांत क्षेत्र में अकेले वॉशिंगटन की नौसेना और वायु शक्ति का सामना किया। यह उत्तरी अमेरिकी जनमत का यूरोपीय युद्ध है। रूजवेल्ट, भले ही मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार था, हाल के संघर्षों में शामिल होने के लिए एक बढ़ती हुई शत्रुतापूर्ण कांग्रेस द्वारा विवश था। औद्योगिक क्षेत्रों पर एशिया पर अपना ध्यान केंद्रित रखने का दबाव था। नॉर्मैंडी की विफलता से भयभीत जनमत ने एक नया मोर्चा खोलने से इनकार कर दिया। यूरोप में अमेरिकी सैनिकों के बिना जहाज से उतरे, बिना रसद सहायता के, बिना सोवियत प्रतिरोध के और यूनाइटेड किंगडम के आत्मसमर्पण के साथ महाद्वीप रीच के हाथों में चला गया। फ्रांस को विची के बाद से एक संरक्षित राज्य के रूप में पुनर्गठित किया गया था, जिसमें एक सहयोगी सरकार थी जो महानगरीय क्षेत्रों का प्रशासन करती थी, जबकि एसएस ने ग्रामीण नियंत्रण का प्रभार संभाला था। पोलैंड और यूक्रेन को व्यवस्थित शोषण के कृषि क्षेत्रों में बदल दिया गया। कस्बों को विस्थापित कर दिया गया। शहरों को पुनर्गठित किया गया। भाग्य के बच्चों को जर्मन स्कूलों में फिर से शिक्षित किया गया। संपत्ति हस्तांतरित की गई। कई वर्षों के कब्जे के बाद स्कैंडिनेविया को सीधे जर्मनिक क्षेत्र के रूप में मिला लिया गया। फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे ने अपनी सारी संप्रभुता खो दी। भूमध्य सागर इटली के साथ विभाजित होकर संयुक्त नियंत्रण में एक रणनीतिक झील बन गया। अफ्रीका और एशिया के लिए वाणिज्यिक मार्गों पर किले में परिवर्तित बंदरगाहों से प्रभुत्व स्थापित किया गया। मार्सेला, जेनुआ, त्रिपोली, थेसालोनिकी। नाजी विचारधारा, जो पहले हुक्मनामे और हिंसा द्वारा थोपी जाती थी, एक महाद्वीपीय सिद्धांत बन गई। विश्वविद्यालयों को शुद्ध किया गया। दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, तुलनात्मक साहित्य, मनोविज्ञान के विभाग बंद कर दिए गए। वे केवल सटीक विज्ञान में ही रह गए यदि वे राज्य सेवा में थे। पुस्तकालय खाली थे। फाइलें फिर से लिखी जाएंगी। राजनीतिक दल अस्वीकृत हो गए। यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रेस का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रेडियो ने 24 घंटे प्रचार प्रसारित किया। केवल सिनेमा घरों ने ही शाही उपलब्धियों और फिल्मों के बारे में वृत्तचित्र दिखाए जो पवित्रता, कर्तव्य और आज्ञाकारिता का महिमा मंडन करते थे। हिटलर, जो 1945 में जीवित था, को अछूत प्रतीक बना दिया गया। या नहीं, एक राजनीतिक नेता के रूप में, घंटी को एक पौराणिक चरित्र के रूप में। उनके चित्रों ने पुनर्परिवर्तित चर्चों में संतों की छवियों की जगह ले ली। सभी विजित राजधानियों में मूर्तियां स्थापित की गईं। नस्लीय शुद्धिकरण दिवस को एक अनिवार्य उत्सव के रूप में स्थापित किया गया। उनकी आवाज, जिसे सावधानीपूर्वक संपादित भाषणों में रिकॉर्ड किया गया था, हर सुबह नए दिन पर आधिकारिक बधाई के रूप में प्रसारित की जाती थी। और इस तरह 1945 का साल खत्म हो गया। कोई मुक्ति नहीं, कोई पुनर्निर्माण नहीं, कोई उम्मीद नहीं। यह यूरोप के लिए एक घंटी है जो शांति संधियों से नहीं बल्कि विनाश और चुप्पी के कानून से बंधा, अनुशासित और पुनर्गठित है।
सड़कों पर कोई जश्न नहीं है, केवल विस्थापित लोगों की कतारें, कैदियों से भरी ट्रेनें, नस्लीय नारे वाले कार्ड और एक ऐसे साम्राज्य की सेवा में बिना आराम किए काम करने वाली फैक्ट्रियां जिसे अपने अस्तित्व को सही ठहराने की जरूरत नहीं है। सेमिलास अभी भी सेम्ब्राडास थे। जमीन पर रही ने युद्ध जीत लिया था, मैंने पहले ही रिपोर्ट पढ़ ली थी। नक्शा, भाषा, मुझे यह तय करने का अधिकार है कि मानवता का कौन सा हिस्सा अस्तित्व में रहने का हकदार है। 2025 की महाशक्ति, वैश्विक जर्मन साम्राज्य। 8 साल बाद जर्मन साम्राज्य सिर्फ एक विस्तारित जर्मनी नहीं रह गया है। यह वैश्विक संगठन का एक नया रूप है जो 4 महाद्वीपों को नियंत्रित करता है और जिसने संप्रभुता और नागरिकता जैसी बुनियादी अवधारणाओं को फिर से परिभाषित किया है। यूरोप राष्ट्रों के मौजेक के रूप में मौजूद नहीं है। लिस्बन से व्लादिवोस्तोक तक महाद्वीप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जर्मन प्रशासन के अधीन संचालित होता है। राष्ट्रीय सीमाएं धुंधली हो गईं, उनकी जगह कुशल प्रशासनिक प्रभागों ने ले ली। 1971 में फ्रांस एक राजनीतिक इकाई के रूप में गायब हो गया। पेरिस, जिसका नाम बदलकर पेरिस रखा गया, पश्चिमी प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। पूर्व की सामान्य योजना के अनुसार पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस पूरी तरह से विखंडित हो गए। वार्सो मौजूद नहीं है, इसकी जगह एक जर्मन औद्योगिक परिसर विचसेलस्टाट है। पश्चिमी रूस कठपुतली गणराज्यों में विखंडित हो गया। रूसी शक्ति साइबेरिया तक सीमित थी, प्रक्षेपण क्षमता के बिना। स्कैंडिनेविया ने खुद को एक प्राकृतिक जर्मनिक क्षेत्र के रूप में एकीकृत किया, प्रशासनिक स्वायत्तता बनाए रखी लेकिन विदेश नीति को बर्लिन से नियंत्रित किया। इटली एक छोटे से जागीरदार राज्य के रूप में जीवित है। स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया राष्ट्रवादी गणराज्यों के रूप में काम करते हैं जो रीच के विस्तार के रूप में कार्य करते हैं, अधीनस्थ संविधानों के तहत स्वतंत्रता का भ्रम बनाए रखते हैं। अफ्रीका में रीच ने व्यवस्थित क्रूरता के साथ अपनी औपनिवेशिक उपस्थिति को बहाल किया। अफ्रीका मोरक्को से लेकर मिस्र तक का प्रबंधन करता है। नामीबिया, टोगो और कैमरून संसाधन और निर्माण शोषण क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं। कांगो लिथियम का दुनिया का अग्रणी आपूर्तिकर्ता बन गया है। पश्चिमी एशिया का निचला कायो धीरे धीरे जर्मनी को प्रभावित करता है। ईरान, इराक, सीरिया और काकेशस को विशेष संधियों के माध्यम से आर्थिक रूप से अधीन कर दिया गया। अफगानिस्तान और भारत नाम मात्र की स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, लेकिन सशर्त रण और अप्रत्यक्ष सैन्य उपस्थिति के माध्यम से जर्मन प्रणाली में एकीकृत हैं। आर्थिक रूप से रीच पूरी तरह से हावी है। इसका सकल घरेलू उत्पाद $12 बिलियन से अधिक है, जो चीन से 3 गुना अधिक है। यह दुनिया के 40% तेल भंडार, 60% प्राकृतिक गैस, 35% दुर्लभ खनिजों और 45% सबसे अधिक उत्पादक कृषि भूमि को नियंत्रित करता है। रीचमार्क ने यूरो और अन्य मुद्राओं की जगह ले ली। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन इसी मुद्रा में किया जाना चाहिए, जिससे बर्लिन को वैश्विक व्यापार पर नियंत्रण मिल सके। अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों के बीच संचालित होती है: श्वेत, उन्नत अर्थव्यवस्था वाले जर्मनकृत क्षेत्र, ग्रीस, अधीनस्थ स्वायत्तता वाले जागीरदार देश, और नीग्रो, औपनिवेशिक क्षेत्र जो कच्चा माल और दास श्रम प्रदान करते हैं। सुधारित जर्मन निगम पूरे क्षेत्र पर हावी हैं। IG फार्बेन वैश्विक रसायन विज्ञान और फार्मास्यूटिकल्स को नियंत्रित करता है। वॉक्सवैगन रीच ऑटोमोटिव उत्पादन का नेतृत्व करता है। सीमेंस मेसर्सचिट प्रौद्योगिकी और हथियारों पर हावी है। कोई स्वतंत्र यूनियन नहीं है। क्षेत्रीय नस्लीय वर्गीकरण के अनुसार श्रम की स्थितियां भिन्न होती हैं। सैन्य दृष्टि से रीच के पास 850,000 सक्रिय सैनिक और 3 मिलियन रिजर्व सैनिक हैं। आधुनिक वेहरमाच में उन्नत भूमि सेना, राजनीतिक पुलिस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय एसएस, अंतर्महाद्वीपीय परमाणु मिसाइलें और साइबरनेटिक डिवीजन शामिल है। ठिकानों का एक वैश्विक नेटवर्क आपको ग्रह पर किसी भी बिंदु पर 48 घंटों में शक्ति प्रक्षेपित करने की अनुमति देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध तक ही सीमित रह गया है। जर्मनी की तकनीकी नाकाबंदी के कारण चीन कभी अपनी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। जापान आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन अधीनस्थ विदेश नीति रखता है। लैटिन अमेरिका लगातार ब्लैकमेल का शिकार हो रहा है। क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ वॉशिंगटन के खिलाफ दबाव के केंद्र हैं। 2025 में जर्मनी जमीन पर मौजूद क्षेत्रों और संसाधनों पर नियंत्रण रखता है। यह वैश्विक कथानक को नियंत्रित करता है। इसका मीडिया सबसे प्रभावशाली है। इसके विश्वविद्यालय अकादमिक एजेंडे को परिभाषित करते हैं।
इसका अधिनायकवादी मॉडल व्यवस्था और प्रगति की गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विज्ञान की कोई सीमा नहीं। नाजी नियंत्रण में प्रौद्योगिकी। ज्ञान कभी मानवता की आशा थी। रीच के तहत वह उसकी सबसे अडिग जंजीर बन गया। जमीन पर नाजी जीत ने सीमाओं को फिर से परिभाषित किया, जिसने विज्ञान की भूमिका को भी बदल दिया। यह सामूहिक खोज के इंजन से समर्पण का साधन बन गया। मित्र देशों की मुक्ति के अभाव में अमेरिका से यूनाइटेड किंगडम में ब्रेन ड्रेन के बिना जर्मनी ने ग्रह पर सबसे उन्नत भौतिकविदों, जीव विज्ञानियों, गणितज्ञों और इंजीनियरों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। और उनके साथ मैंने एक तानाशाही का निर्माण किया जो जमीन पर वर्तमान पर हावी थी, जिसने संभावित भविष्य की सीमाएं लगाईं। रीच के अधीन विज्ञान को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसे राज्य द्वारा निर्देशित, निगरानी और नियंत्रित किया जाता है। ड्रेसडेन में स्थित विज्ञान मंत्रालय सैन्यकृत अनुसंधान केंद्रों के एक नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, जहां प्रत्येक शोधकर्ता एक समय में राज्य और शासन की वैचारिक संपत्तियों द्वारा नियोजित होता है। प्रतिष्ठान बंद हैं, नागरिक पहुंच के बिना गढ़वाले ग्रामीण क्षेत्रों या भूमिगत बंकरों में स्थित हैं। कोई भी वैज्ञानिक व्यक्ति पर्यवेक्षण के बिना काम नहीं करता है। आपके संचार की निगरानी की जाती है, आपकी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है और आपके प्रकाशनों को सेंसर किया जाता है। हर खोज पहले राज्य उपयोगिता समिति के माध्यम से जाती है। यदि कोई सूत्र, विचार या नवाचार रीच के हितों को मजबूत नहीं करता है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है या जब्त कर लिया जाता है। दल बदल करने, बाहरी लोगों के साथ जानकारी साझा करने या जांच की अनधिकृत लाइन विकसित करने का प्रयास करने पर गायब होने की सजा दी जाती है। वैज्ञानिक धरती पर अपने परिवार से भी सजा प्रतीकात्मक और सामूहिक है। यह एक चेतावनी है। विज्ञान को आतंक ने वश में कर लिया है। जर्मनी ने अपना पहला परमाणु बम 1947 में बनाया था, जिसका श्रेय हाइजेनबर्ग, वॉन विट्सेकर और वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्हें प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कांगो से यूरेनियम और यूक्रेन से ग्रेफाइट तक प्राथमिकता के साथ और सहयोगी देशों के हस्तक्षेप के बिना रीच ने कुछ ही वर्षों में एक परमाणु बुनियादी ढांचा विकसित कर लिया है, जिसमें आज भू मिसाइलों, रणनीतिक पनडुब्बियां और मोबाइल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। यह कोई तकनीकी धोखा नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक धोखा था। संदेश स्पष्ट था, ज्ञान मुक्तिदायक नहीं था बल्कि हावी था। अंतरिक्ष कार्यक्रम ने भी इसी तर्क का पालन किया। वियना से संचालित ड्यूश राउमफार्ट बेहोर्डे दर्जनों सैन्य उपग्रहों, बंद दूरसंचार प्रणालियों और कक्षीय निगरानी स्टेशनों का प्रबंधन करता है। 1960 के दशक से रीच ने मनुष्यों को कक्षा में रखा है। 70 के दशक में एक चंद्र आधार स्थापित किया गया था। भले ही इन प्रयासों को सभ्य खतरों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उनका मुख्य कार्य नियंत्रण है। उपग्रहों की खोज नहीं की जाती। एसपीएन कक्षीय स्टेशन ब्रह्मांड की जांच नहीं करते, पृथ्वी की निगरानी करते हैं। जर्मन प्रोटोकॉल के तहत इंटरनेट, जीपीएस, सैटेलाइट टेलीविजन और दूरसंचार को एक बंद नेटवर्क पर एकीकृत किया गया था। कोई भी देश डेटा ट्रांसफर, कंटेंट पर्यवेक्षण और तकनीकी अनुपालन पर समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना इन सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकता है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डिजिटल अलगाव एक कूटनीतिक प्रतिबंध के रूप में कार्य करता है। कोई कनेक्शन नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई संचार नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व नहीं। जो देश संरेखित नहीं हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र से गायब हो जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एकाधिकार और भी अधिक दमनकारी है। अंतर्राष्ट्रीय विनियमन के बिना और उपनिवेशित आबादी पर प्रयोग करने की पूर्ण स्वतंत्रता के साथ रीच ने अपनी प्रयोगशालाओं को जनसंख्या इंजीनियरिंग केंद्रों में बदल दिया। टीके सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों से कूटनीतिक हथियार बन गए। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल या जेनेटिक थेरेपी तक पहुंच राजनीतिक आज्ञाकारिता पर निर्भर है। एक विद्रोही देश को कमी का सामना करना पड़ता है। एक गठबंधन देश को पुरस्कार के रूप में दवाइयां मिलती हैं। अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जा रहे हैं। जबरन नसबंदी कार्यक्रम उन आबादी में लागू किए जाते हैं जिन्हें पतित माना जाता है। टीकाकरण अभियान में संशोधित वायरस के साथ परीक्षण शामिल हैं। आनुवंशिक हेरफेर कुशल कार्य स्थितियों को बनाने का प्रयास करता है। गर्मी प्रतिरोधी, कम पसीना चक्र के साथ प्रजनन क्षमता के बिना। वे कार्यात्मक मनुष्य हैं, लेकिन स्वायत्तता की कमी है। जर्मन दवा उद्योग प्रतिस्पर्धा नहीं करता, हावी नहीं होता। रीच की चिकित्सा कंपनियां वाणिज्यिक अभिनेताओं के रूप में काम नहीं करती, बल्कि राज्य की शाखा के रूप में काम करती हैं। इसका कार्य लाभ कमाना नहीं बल्कि नियंत्रण करना है।
दवा लाइसेंस प्रत्येक राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय आचरण के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। यदि कोई देश किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय में रीच के खिलाफ वोट करता है तो उसका इंसुलिन उत्पादन निलंबित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को ब्लैकमेल में बदल दिया गया। वैज्ञानिक शिक्षा भी इसी तर्क के अधीन है। विश्वविद्यालय बहस के लिए स्थान नहीं है। प्रत्येक संकाय राज्य की योजना के अनुसार काम करता है, जहां मामलों को सोचना नहीं बल्कि आज्ञा पालन करना सिखाया जाता है। छात्रों का चयन जातीय मूल, पारिवारिक इतिहास और उपयोगिता प्रोफाइल के अनुसार किया जाता है। सामाजिक विज्ञान निषिद्ध है। दर्शन शास्त्र को नस्लीय सिद्धांत द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। सैद्धांतिक भौतिकी केवल तभी खुद को सिखाती है जब उसके सैन्य अनुप्रयोग हों। नैतिकता को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। यह महत्वपूर्ण नहीं है, यह सच नहीं है, यह केवल रीच के लिए उपयोगी है। औपनिवेशिक क्षेत्रों में स्थिति और भी क्रूर है। उन्नत वैज्ञानिक शिक्षा निषिद्ध है। आपको मशीनरी चलाना, प्रतिष्ठानों का रखरखाव करना या सरल तकनीकी कार्य करना सिखाया जाता है। इसका उद्देश्य वर्चस्व वाली आबादी को प्रतिरोध करने के लिए बौद्धिक उपकरण विकसित करने से रोकना है। ज्ञान को अधिकार के रूप में नहीं बल्कि विशेषाधिकार के रूप में प्रशासित किया जाता है और शैक्षिक केंद्र तराजू के रूप में नहीं बल्कि फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं। दशकों से हजारों वैज्ञानिकों ने भागने की कोशिश की है। कुछ अमेरिका, एशिया या तटस्थ इलाकों तक पहुंचने में कामयाब रहे और समानांतर जांच के गुप्त नेटवर्क में सहयोग किया, लेकिन उनमें से ज्यादातर को रोक दिया गया। वैज्ञानिक एसेज, अकादमिक निगरानी में विशेषज्ञता वाला एक विभाग, लीक का पता लगाने, प्रयोगशालाओं में घुसपैठ करने और ज्ञान के क्षेत्र में सभी असहमति को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। भगोड़ों की कहानियां प्रतीकात्मक निष्पादन, रहस्यमय दुर्घटनाओं या अज्ञात गायब होने में समाप्त होती हैं। ज्ञान के कोई शहीद नहीं है, केवल मौन है। पेटेंट प्रणाली अंतिम लॉक के रूप में काम करती है। रीच तय करता है कि कौन सा देश इंजन बना सकता है, उर्वरक बना सकता है या इलाज प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक आविष्कार राज्य की संपत्ति के रूप में पंजीकृत है। जो कोई भी बिना अनुमति के इसका उपयोग करता है वह तकनीकी चोरी करता है। और प्रतिबंध गंभीर हैं। वाणिज्यिक नाकाबंदी, औद्योगिक तोड़फोड़, ऊर्जा कटौती। पेटेंट रीच का सबसे प्रभावी कूटनीतिक हथियार बन गया। एक आनुवंशिक सूत्र एक सीमा को नियंत्रित कर सकता है। एक ऑन्कोलॉजिकल उपचार एक चुनाव तय कर सकता है। इस पूर्ण प्रभुत्व के प्रभाव विनाशकारी हैं। कोई भी अन्य राष्ट्र पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। वत्सल देशों को नवाचार करने के लिए अनुमति मांगनी चाहिए। दुनिया के बाकी हिस्सों में विश्वविद्यालय बर्लिन में तैयार किए गए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा लगाए गए पाठ्यक्रमों के अधीन हैं। यहां तक कि वैज्ञानिक प्रकाशनों को भी वैचारिक फिल्टर से गुजरना पड़ता है। रीच द्वारा निष्कासित किसी वैज्ञानिक का हवाला देना जांच को अमान्य कर सकता है। रीच की तकनीकी नीति की आलोचना करने का मतलब है फंड, डेटा और उपकरणों तक पहुंच खोना। जो देश विरोध करने की कोशिश करते हैं उन्हें विश्व व्यवस्था से हाशिए पर डाल दिया जाता है। अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी या एशियाई शोधकर्ता केवल तभी प्रकाशित कर सकते हैं जब वे जर्मन केंद्रों से संबद्ध हों या यदि वे राजनीतिक तटस्थता खंडों पर हस्ताक्षर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रबंधन सीधे या परोक्ष रूप से रीच द्वारा नियंत्रित फाउंडेशनों द्वारा किया जाता है। वैश्विक वैज्ञानिक प्रगति की छवि वास्तविक नहीं है। यह एक कोरियोग्राफ किया गया थिएटर है जिससे स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इस परिदृश्य में मानवता ज्ञान की स्वतंत्रता को आगे नहीं बढ़ाती है बल्कि इसका अपना पूर्ण पदानुक्रम है। रीच जानने से नहीं रोकता है बल्कि यह तय करता है कि कौन जानता है, कितना, कैसे और किस लिए। इस नियंत्रण में आपकी असली शक्ति निहित है, क्योंकि भूमि पर विजय प्राप्त करना या अपने शरीर को अनुशासित करना पर्याप्त नहीं है। पूर्ण महारत तभी प्राप्त होती है जब मन, विधि, कल्पना पर विजय प्राप्त की जाती है। 2025 में जर्मनी जमीन पर क्षेत्रों, सेनाओं या सिक्कों को नियंत्रित करेगा। अपने ज्ञान को नियंत्रित करें, विकास की संभावनाओं को नियंत्रित करें। यह नियंत्रित करता है कि कौन सी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है, कौन सी तकनीकें साझा की जा सकती हैं, कौन सी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और सबसे बढ़कर यह भविष्य को नियंत्रित करता है, क्योंकि हर नए विचार को पहले स्वीकृत फिल्टर से गुजरना पड़ता है। बिना अनुमति के कोई नवाचार नहीं हो सकता। बिना दंड के कोई संदेह नहीं हो सकता। बिना दंड के कोई विकल्प नहीं हो सकता। ज्ञान अब एक सामूहिक वादा लगता है। इस दुनिया में यह एक पुस्तकालय जैसा आकार का कारागार है। एक अदृश्य नरसंहार, वह कहानी जो कभी नहीं बताई गई।
1945 में नाजी शिविरों की मित्र देशों की मुक्ति ने हमें भयावहता को दर्ज करने, आंकने और याद रखने का मौका दिया। लेकिन इस दूसरी दुनिया में मैं कभी मुक्ति तक नहीं पहुंचा। कोई नूर्नबर्ग हब नहीं, कोई टेस्टिमोनियो नहीं, कोई रेस्केट नहीं। बिना किसी रुकावट के हॉर्न बजते रहते हैं। गैस चैम्बर एकदम सही थे। जब उसने पीड़ितों को पुकारा नहीं तो रीच ने उसके अस्तित्व की यादों को भी मिटाना शुरू कर दिया। 1945 और 1970 के बीच उन्मूलन कार्यक्रम व्यवस्थित, औद्योगिक और निरपेक्ष था। 120 मिलियन से अधिक लोगों को खत्म कर दिया गया या गुलाम बना लिया गया। युद्ध की समाप्ति से पहले केवल शुरुआत में ही 6 मिलियन यहूदियों को मार दिया गया। उनके साथ लाखों बचे हुए लोग भी शामिल हैं जो समय रहते बच नहीं पाएंगे। 3 दशकों से भी कम समय में यूरोपीय यहूदी आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई। कोई आराधनालय, कोई वंशावली अभिलेखागार, कोई स्कूल, कोई सीमेंट संस्थान नहीं गिरा। संस्कृति के सहस्राब्दियों को महाद्वीप से ऐसे मिटा दिया गया जैसे कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। यह विनाश नस्लीय था, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक, कार्यात्मक भी था। 3 और 5 मिलियन स्लाव, पोल्स, रूसी, यूक्रेनियन, बेलारूसियन को व्यवस्थित रूप से मार दिया गया या उन्हें हमेशा के लिए गुलाम बना दिया गया। पूरे शहर खाली कर दिए गए। क्राको, कीव, मिन्स्क, प्राग, घरों को बवेरियन, प्रूशियन या स्वाबियन बसने वालों को सौंप दिया गया। बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया गया। जो लोग पुराने लक्षण दिखाते थे उन्हें जर्मन बना दिया गया। बाकी लोगों को लेबर कैंप या गैस चैम्बर में भेज दिया गया। लाखों युवा सांस्कृतिक, भाषाई और जैविक विलुप्ति कार्यक्रम के शिकार बन गए। जमीन पर उनके समुदायों को नष्ट कर दिया गया। उनके संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उनकी भाषाओं को दफना दिया गया। उनकी सामूहिक स्मृति को नष्ट कर दिया गया। विकलांगों को चिकित्सा केंद्रों में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें इंजेक्शन, गैस या भुखमरी के माध्यम से मार दिया गया। राजनीतिक, धार्मिक और समलैंगिक कैदियों को औद्योगिक शिविरों में भेज दिया गया, जहां से कोई भी वापस नहीं आया। लेकिन सभी को तुरंत नहीं मारा गया। लाखों लोगों को डिस्पोजेबल श्रम इकाइयों के रूप में संरक्षित किया गया था। तर्क स्पष्ट था। यदि विनाश से खजाने का उत्पादन होता है तो गुलामी से धन उत्पन्न होता है। कारखानों, खानों, पनबिजली संयंत्रों और रेलवे मार्गों का एक महाद्वीपीय नेटवर्क तैयार किया गया था, जहां अवैतनिक कैदी काम करते थे, दिन रात निगरानी करते थे, न्यूनतम भोजन देते थे ताकि उत्पादन जारी रहे जब तक कि यह ढह न जाए। श्रमिक जातियों की प्रणाली स्थापित की गई थी। दासों को अल्फान्यूमेरिक टैटू के साथ चिह्नित किया गया था और उनके कार्य के अनुसार उन्हें एक विशिष्ट वर्दी सौंपी गई थी। काला, भूमिगत खनन कार्य। लाल, भारी निर्माण और रेलवे। ग्रिस, औद्योगिक विनिर्माण। हरा, गहन कृषि कार्य। अमरिल्लो, रीच अधिकारियों के लिए घरेलू दास्ता। नीला, नियंत्रित प्रजनन और जैविक रखरखाव। ब्रेस्लाविया, टेर्नोपिल या बाकू की फैक्ट्रियों में कैदी दिन में 18 घंटे काम करते थे, सर्दियों के दौरान डबल शिफ्ट में। न्यूनतम विफलताओं को गैस से दंडित किया जाता था। वंचित करने से, उदाहरण के लिए, निष्पादन को बढ़ावा मिलता था। प्रत्येक गुलाम मात्रात्मक मूल्य की राज्य संपत्ति था। जब इसकी उत्पादकता गिरती है तो इसे हटा दिया जाता है और प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रदर्शन के आंकड़ों का साप्ताहिक विश्लेषण किया जाता था। प्रत्येक शरीर एक उपकरण था जिसका उपयोग टर्मिनल पहनने तक करना था। दास महिलाओं का इस्तेमाल प्रजनन या यौन कार्यों के लिए किया जाता था। विटेबस्क या राडोम जैसे शिविरों में निर्देशित प्रजनन इकाइयां नामक पैबेलोन थे, जहां महिलाओं को सैन्य सैनिकों या तकनीशियनों के शुक्राणुओं से कृत्रिम रूप से शर्मिंदा किया जाता था। बच्चों को बिना पहचान के पाला जाता था। जन्म से ही उन्हें श्रमिक या सैनिक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता था। माताएं शायद ही कभी 5 प्रजनन चक्रों से अधिक जीवित रहती थीं। यदि वे तीसरे जन्म के बाद पैदा होते तो चिकित्सा संबंधी जटिलताएं होती। ऑस्ट्रियाई आल्प्स में भूमिगत सुरंगें प्रयोगशालाओं और विनाश कक्षों के रूप में एक साथ काम करती थीं। विलीज़का नमक खानों में कैदी दिन की रोशनी देखे बिना ही मर जाते थे। मीथेन गैस और विस्फोट आम थे। वार्षिक उत्तरजीविता दर 7% से कम थी। प्रत्येक शव को खदान के अंदर ही सामूहिक आग में जला दिया जाता था। शाही सड़कों के सीमेंट में मिश्रण के रूप में सीना का उपयोग किया जाता था। यह व्यवस्था इतनी विशाल और कुशल थी कि रीच की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ही चल पाई। अनुमान बताते हैं कि 1965 तक पूर्वी रीच के 40% से ज्यादा बुनियादी ढांचे का निर्माण गुलामों द्वारा किया गया था। पूर्व से स्टील, कार्बन, लिथियम, सीमेंट और गेहूं खून से लथपथ बर्लिन पहुंचे।
ईस्टर्न ह्यूमन यूटिलाइजेशन रेगुलेशन ने विजित आबादी पर राज्य के अधिकारों को कानूनी रूप से संहिताबद्ध किया। इसके कुछ खंड इस प्रकार हैं। अपील के बिना श्रम कार्यों का आजीवन असाइनमेंट, कम प्रदर्शन के लिए शारीरिक उन्मूलन की वैधता, गुलामी की स्थिति का वंशानुगत संचरण, स्वर्गारोहण या मुक्ति की कानूनी असंभवता, राज्य नीति के रूप में जबरन प्रजनन उपयोग की वैधता, सभ्य विलुप्ति शारीरिक विनाश के समानांतर थी। गुलाम क्षेत्रों में शिक्षा समाप्त कर दी गई, लॉस लिब्रोस को जब्त कर लिया गया, देशी भाषा बोलने पर अंग भंग की सजा दी गई, बच्चों के नाम गैर जर्मन रखना प्रतिबंधित है, धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सवों की जगह शाही दिनों ने ले ली। मिट्टी में वे शवों को मारना चाहते थे, लेकिन आंतों की संस्कृतियों को नष्ट करना चाहते थे। उद्देश्य सरल था, रंग छोड़े बिना गायब हो जाना। नरसंहार को निर्यात किया गया। फ्रांस में मागरेब मुसलमानों को कोर्सिका और अल्जीरिया के शिविरों में कैद किया गया। इटली में इथियोपिया में जातीय सफाई अभियान फिर से शुरू किए गए। स्पेन में कैटलोनिया और बास्क देश में राष्ट्रीय शुद्धिकरण कार्यक्रम स्थापित किए गए, जिसके तहत निर्वासन से बचने के लिए 5 पीढ़ियों तक स्पेनिश शुद्धता का प्रदर्शन करना आवश्यक था। अर्जेंटीना में रीच द्वारा वित्त पोषित सांस्कृतिक सफेदी योजनाओं को लागू किया गया, जिसमें यूरोप में प्रवासियों के जबरन स्थानांतरण और रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया गया। वर्ष 2025 के लिए होलोकॉस्टो शब्द मौजूद नहीं है। जो कुछ रिकॉर्ड बचे थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। कुछ बचे हुए लोगों की मौखिक गवाही को चुप करा दिया गया, बदनाम कर दिया गया या मार दिया गया। कोई संग्रहालय नहीं है, कोई स्मारक नहीं है। रीच के संस्कृति मंत्रालय द्वारा लिखित आधिकारिक संस्करण जनसांख्यिकीय पुनर्गठन और पतित आबादी के खिलाफ स्वच्छता समाधान की बात करता है। फिल्टर की गई तस्वीरों को मोन्टाज माना जाता है। बरामद किए गए पत्र जालसाजी, मानव अवशेष बीमारियों या क्षेत्रीय युद्धों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। रीच के तहत पैदा हुई पीढ़ियां दूसरी सच्चाई नहीं जानती हैं। उन्होंने एक आधिकारिक इतिहास बनाया जो 20वीं सदी को शुद्धिकरण और नस्लीय एकीकरण के शानदार युग के रूप में प्रस्तुत करता है। अंतिम वास्तविक टेस्टिगोस, काकेशस की गुफाओं में या दक्षिण अमेरिका में भूमिगत समुदायों में छिपे हुए बुजुर्ग अपनी यादों को आतंक की कहानियों के रूप में प्रसारित करते हैं, लेकिन भौतिक परीक्षणों और संस्थागत समर्थन से रहित इन कहानियों को मिथक, भ्रम या विदेशी प्रचार माना जाता है। आधिकारिक संस्करण पर सवाल उठाना अपराध है। नरसंहार के बारे में बात करना एक साजिश है। पिछले अपराधों के बारे में पढ़ाना रीच के साथ विश्वासघात है। अन्य पाठों का हवाला देने वाले शिक्षक गायब हो जाते हैं। विनाश का उल्लेख करने वाली किताबें जला दी जाती हैं। पीड़ितों के साथ साथ स्मृति की भी हत्या कर दी गई। सही अपराध का निर्माण किया गया। इतिहास में सबसे पूर्ण नरसंहार जमीन पर किया गया था, भले ही याद रखने, पुनर्निर्माण या न्याय की मांग करने की हर संभावना को समाप्त कर दिया गया था। हब में मित्र देशों के टैंकों के प्रवेश को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे हैं। ऑन्शविट्स के मुक्ति केंद्र में प्राइमो लेवी या एली जैसे गवाह थे विजेल। हब में उत्कीर्ण नामों के साथ स्मारक हैं, केवल मौन। वर्ष 2025 में मानवता एक ऐसे ग्रह पर निवास करेगी जहां इसकी प्रजाति की सबसे बड़ी त्रासदी आधिकारिक तौर पर कभी नहीं हुई है। पीड़ितों को धुंधला कर दिया गया। आधुनिक सभ्यता के वास्तुकारों के रूप में प्रतिष्ठित लॉस कल्पेबल्स और इतिहास, जैसा कि आज रीच के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसमें शहीद नहीं होते, अकेले विजेता होते हैं। नियंत्रित समाज 2025 में रीच के अधीन रोजमर्रा की जिंदगी। 2025 के रीच के तहत हर रोज की जिंदगी मुक्ति या व्यक्तिगत प्रगति से नहीं, बल्कि राज्य सामाजिक इंजीनियरिंग की एक पूरी प्रणाली द्वारा चिह्नित है, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से आज्ञाकारी, उत्पादक और नस्लीय रूप से समरूप मनुष्यों का निर्माण करने के अलावा और कुछ नहीं है। व्यक्ति अधिकारों के विषय के रूप में मौजूद नहीं है, बल्कि एक वैचारिक मशीन के जैविक इंजन के रूप में मौजूद है। रीच वर्तमान पर हावी होने तक सीमित नहीं है। इसने एक ऐसा समाज तैयार किया है जो किसी अन्य भविष्य की कल्पना करना असंभव बनाता है। जर्मन भाषा लिस्बन से व्लादिवोस्तोक तक जर्मन नियंत्रण वाले सभी क्षेत्रों में एकमात्र कानूनी भाषा है। भाषाई विविधता को व्यवस्थित रूप से मिटा दिया गया है। फ्रेंच, पोलिश, यूक्रेनी, चेक और यिडिश को डिक्री द्वारा सार्वजनिक स्थान से हटा दिया गया था। लेबलिंग, साइनेज, मीडिया, शिक्षा और संचार मानक जर्मन में विनियमित होते हैं। किसी अन्य भाषा को जोर से बोलना भाषाई अपराध माना जा सकता है और जुर्माना, गिरफ्तारी या बार बार मामलों में भाषा पुनर्शिक्षा केंद्रों में अस्पताल में भर्ती होने की ओर ले जाता है। घर निगरानी वाले स्थान हैं।
घरेलू उपकरणों, लैंप या बिजली के मीटर में छिपे हुए माइक्रोफोन घरेलू बातचीत के अंश एकत्र करते हैं। इसका उद्देश्य केवल मतभेदों का पता लगाना नहीं है, बल्कि बचपन से ही व्यवहार को आकार देना है। एक्स्ट्रानो ए मी लेंगुआ या मैं प्रवास करना चाहता हूं जैसे अपर्याप्त वाक्यांशों को पंजीकृत किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और स्थानीय सामाजिक व्यवहार समिति को भेजा जाता है। वफादारी चुप्पी, चूक और जिस तरह से एक बच्चा अपने माता पिता को धोखा देता है उसमें व्यक्त की जाती है। शिक्षा पूरी तरह से मिनिस्टेरियो डेल पुएब्लो द्वारा नियंत्रित है। 3 साल से बच्चों ने रित्सेर्जिहंग प्रणाली में प्रवेश किया है, जो प्रत्येक प्रारंभिक चरण को वैचारिक विधानसभा की श्रृंखला के रूप में संरचित करता है। 6 साल से मैंने जर्मन राष्ट्र के लिए रक्त शपथ को याद किया है और बुनियादी सैन्य अभ्यासों में भाग लिया है। आलोचनात्मक पढ़ना प्रतिबंधित है, कोई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य नहीं है। बच्चों की पवित्रता, कर्तव्य और वीरता की कहानियां। खेल को विनियमित और पर्यवेक्षित किया जाता है। नागरिक सिमुलेशन गेम निषिद्ध हैं। वह खुद को केवल युद्ध, निगरानी या रीच के निर्माण को खेलने की अनुमति देता है। जीव विज्ञान की शिक्षा नदी की आनुवंशिक श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। ऐतिहासिक प्रयोग प्रस्तुत किए जाते हैं जिसमें मानव जातियों की उत्पादकता, दर्द के प्रति प्रतिरोध, प्रजनन क्षमता और भावनात्मक स्थिरता के अनुसार तुलना की जाती है। इतिहास की कक्षाओं में यह पढ़ाया जाता है कि यूरोप को जर्मन प्रतिभा ने बचाया था। किताबें हिटलर, हिमलर, हेड्रिक और गोरिंग जैसे लोगों को व्यवस्था के शाश्वत निर्माता के रूप में महिमा मंडित करती है, जबकि मित्र राष्ट्र, यहूदी, स्लाव या अफ्रीकी लोग देशद्रोही, पतित या जैविक खतरे के रूप में दिखाई देते हैं। शिक्षा सभी के लिए समान नहीं है। पहले कुछ वर्षों से छात्रों को आनुवंशिक कोड और पारिवारिक इतिहास के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। केवल शुद्ध माने जाने वाले ही उच्च स्तरीय स्कूलों में प्रवेश पाते हैं, जहां वे विज्ञान, राजनीति, रणनीति या शाही प्रशासन में प्रशिक्षण लेते हैं। मिश्रित मूल, सहनशील अल्पसंख्यकों या राजनीतिक रूप से अस्थिर परिवारों के बच्चों को श्रम शिक्षा केंद्रों में भेजा जाता है, जहां वे सरल कौशल, तकनीकी आज्ञाकारिता और सामाजिक निगरानी अनुशासन सीखते हैं। विश्वविद्यालय में प्रवेश जनसंख्या के 4% तक ही सीमित है। इसमें शामिल होने के लिए रीच के प्रति अंतरपीढ़ीगत निष्ठा, कम से कम 3 पीढ़ियों में बिना किसी दस्तावेजी विचलन के आनुवंशिक शुद्धता और वैचारिक असंगतियों के बिना अकादमिक रिकॉर्ड प्रदर्शित करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय बहस के केंद्र नहीं हैं, वे राज्य बोर्ड के कारखाने हैं। दर्शन शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता है, समाजशास्त्र निषिद्ध है। अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय प्राधिकरण मैनुअल तक सीमित है। ज्ञान केवल तभी मान्य है जब यह प्रणाली की स्थिरता का समर्थन करता है। महिला को उसके प्रजनन कार्य तक सीमित कर दिया गया। महिलाओं के अधिकारों में प्रगति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय प्रजनन कार्यालय नस्लीय अनुकूलता और चिकित्सा पूर्व वृत्त के अनुसार जोड़ों को नियुक्त करता है। जनसांख्यिकी विस्तार कार्यक्रम के मानकों को पूरा करने वाली महिलाओं को जन्म सजावट, अधिमान्य आवास, बेहतर गुणवत्ता वाले भोजन तक पहुंच और सार्वजनिक सम्मान प्राप्त हुआ। जो लोग आनुवंशिक परीक्षण पास नहीं करते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से नसबंदी कर दी जाती है या उन्हें माध्यमिक भूमिकाएं सौंपी जाती हैं। घर से बाहर काम करना प्रतिबंधित है, सिवाय उन विशिष्ट क्षेत्रों के जो हमेशा राज्य के अधीन होते हैं। नर्सिंग, महिला शिक्षण, घरेलू प्रशासन या संस्थागत खाना पकाना। महिलाओं के मताधिकार को रद्द कर दिया गया। महिलाएं अपने सहकर्मी, पुजारी या राज्य अभिभावक की औपचारिक अनुमति के बिना संपत्ति नहीं रख सकती, बैंक खाते नहीं खोल सकती या अंतर क्षेत्रीय परिवहन का उपयोग नहीं कर सकती। कानून नारीवाद को पतित सिद्धांत के रूप में दंडित करता है। भले ही महिला समलैंगिकता को महिला के जैविक मिशन के साथ विश्वासघात माना जाता है। गर्भनिरोधक को कारावास से दंडित किया जाता है। धार्मिक व्यवस्था को पार्टी ने पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया था। पारंपरिक ईसाई धर्म को इग्लेसिया डेल रीच में फिर से तैयार किया गया, जो राज्य द्वारा नियंत्रित एक संगठन है जो फ्यूहरर को ईश्वरीय आदेश के रूप में आज्ञाकारिता का उपदेश देता है। बलिदान और शाही नियति के पंथ ने करुणा के पाठों की जगह ले ली। प्रत्येक धर्मोपदेश के लिए राज्य से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है और इसकी देखरेख धार्मिक संस्कृति अधिकारियों द्वारा की जाती है। पैरिश पुजारियों को पार्टी का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। जो लोग समानता या दया जैसे मूल्यों का उपदेश देते हैं, उन्हें पतित यहूदी ईसाई अवधारणाओं की घुसपैठ द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। गैर ईसाई धर्मों को व्यवस्थित रूप से मिटा दिया गया।
1991 से इस्लाम को अवैध घोषित कर दिया गया। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, यहूदी धर्म और स्वदेशी आध्यात्मिक परंपराओं को सार्वजनिक अभिलेखों से हटा दिया गया और उनके मंदिरों को नष्ट कर दिया गया या पार्टी की कार्यशालाओं में बदल दिया गया। किसी भी अनधिकृत अनुष्ठान का अभ्यास करने का अर्थ है तत्काल निर्वासन, जबरन श्रम या सार्वजनिक प्रतीकात्मक निष्पादन। कला प्रचार का विषय बन गई। कोई स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं है। एकल पेंटिंग जर्मनिक परिदृश्य, सैनिकों के चित्र या शाही प्रतिमा विज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। संगीत को मार्शल मार्च, नस्लीय भजन और केंद्रीय सौंदर्य समिति द्वारा अनुमोदित सिम्फोनिक रचनाओं तक सीमित कर दिया गया था। वैगनर एकमात्र शास्त्रीय लेखक हैं जिन्हें अनुमति दी गई है। जैज, रॉक, इलेक्ट्रॉनिक संगीत या किसी भी अफ्रीकी सांस्कृतिक लय को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। फिल्म लेनी राइफेनस्टहल के मॉडल का जवाब देती है। एरियन बॉडी का उत्थान, शाही जीत और रीच की शाश्वत महानता। लेखक संस्कृति मंत्रालय की जिम्मेदारी के तहत काम करते हैं। प्रत्येक उपन्यास, कविता या स्क्रिप्ट को आज्ञाकारिता, सम्मान, आत्म बलिदान या नागरिक सतर्कता के मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। व्यंग्य प्रतिबंधित है। सामाजिक आलोचना एक अपराध है। आधिकारिक कथा में फिट होने के लिए विदेशी साहित्य को नष्ट कर दिया गया या फिर से लिखा गया। शेक्सपियर को एक जर्मनिक कवि के रूप में फिर से व्याख्यायित किया गया। सांस्कृतिक पतन के कारण सर्वेंटिस को बाहर रखा गया। आइंस्टीन को भौतिकी की किताबों से मिटा दिया गया। फ्राइड को एरियन आत्मा का जैविक दुश्मन कहा गया। निगरानी निजी जीवन को परिभाषित करती है। प्रत्येक इमारत में एक वर्बंडुंगसोनफिजियर, पार्टी संपर्क अधिकारी होता है जो शिकायतें एकत्र करने, संदिग्ध आदतों को रिकॉर्ड करने और आचरण संबंधी विसंगतियों की रिपोर्ट करने का प्रभारी होता है। कभी कभी उन्हें बाहरी गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलता है। एक सस्ती बातचीत, एक अनधिकृत पुस्तक, एक अप्रत्याशित यात्रा। आधिकारिक ब्रांडिंग के बिना चैम्बर सार्वजनिक स्थानों, स्टेशनों, स्कूलों, कार्य केंद्रों की निगरानी करते हैं। व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सर्विसिंग कारखाने से की जाती है। भेजे गए प्रत्येक संदेश की बर्लिन में केंद्रीय सर्वर पर प्रतिलिपि बनाई जाती है। रोजगार, आवास और गतिशीलता तक पहुंच सामाजिक शुद्धता सूचकांक आईपीएस द्वारा विनियमित होती है, जो एक संख्यात्मक वर्गीकरण है जो जन्म के समय प्रत्येक नागरिक को सौंपा जाता है और जो उनके पारिवारिक इतिहास, उनके आनुवंशिक स्वास्थ्य, उनकी राजनीतिक भागीदारी और उनकी शाही योग्यता के अनुसार उतार चढ़ाव करता है। 65 अंक से कम की योग्यता अंतर क्षेत्रीय परिवहन, शहरी आवास या माता पिता की अनुमति तक पहुंच को रोकती है। 50 से कम व्यक्ति को राष्ट्रीय विकलांगता की स्थिति में माना जाता है और उसे जबरन ग्रामीण क्षेत्रों या सामूहिक कारखानों में भेज दिया जाता है। समाज 3 अपरिवर्तनीय जातियों के इर्द गिर्द संरचित है। सैन्य अधिकारियों, संस्थागत वैज्ञानिकों और पार्टी पदाधिकारियों द्वारा गठित अग्रणी जाति, उत्पादक जाति तकनीशियनों, श्रमिकों, किसानों और राज्य कर्मचारियों से बनी है, जिसे नस्लीय रूप से स्वीकार्य माना जाता है। सहन की गई जाति, जिसमें नागरिकता और अधिकारों से रहित विजित शहर शामिल हैं, केवल कामगार या नियंत्रित प्रजनन आबादी के रूप में ही उपयोगी है। जातियों के बीच कोई गतिशीलता नहीं है। मिश्रित विवाह निषिद्ध हैं। क्षेत्रों के बीच परिवर्तन के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक उन्नति प्रतिभा पर नहीं, बल्कि प्रतिभा और निष्ठा पर निर्भर करती है। इस व्यवस्था में स्वतंत्रता एक अधिकार नहीं, बल्कि एक पाखंड है जिसे शर्म के साथ याद किया जाता है। हर इशारा, शब्द, विचार या भावना आधिकारिक हठधर्मिता के साथ संरेखित होनी चाहिए। कोई सहजता नहीं है, कोई विडंबना नहीं है, कोई संदेह नहीं है। समाज विकसित नहीं होता है, यह बहस नहीं करता है, यह निर्माण नहीं करता है, यह केवल आज्ञा का पालन करता है, खुद को संरक्षित करता है और एक पूर्ण रूढ़िवाद के तहत खुद को पुनः पेश करता है। जमीन पर मौजूद रीच वर्तमान को नियंत्रित करता है। जो सोचा जा सकता है उसकी सीमाओं को नियंत्रित करें। अपने सवालों, अनुमत शब्दों, निषिद्ध सवालों को नियंत्रित करें। अपने विषयों को, भविष्य के बारे में क्या कल्पना कर सकते हैं, इसे नियंत्रित करें। रसातल के किनारे पर स्थायी शीत युद्ध। 2025 का ग्रह एक नाजुक वैश्विक संतुलन में रहता है, जिस पर 2 असंगत ब्लॉकों का प्रभुत्व है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पश्चिमी गोलार्ध में एकमात्र बहुसंख्यक लोकतंत्र के रूप में स्थापित है, और जर्मन रीच, जो एक सत्तावादी महाशक्ति में परिवर्तित हो गया है, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित करता है।
उनके बीच कोई खुली लड़ाई नहीं है, लेकिन शांति भी नहीं है। जो मौजूद है वह एक स्थायी तनाव है, एक वैश्विक शीत युद्ध जो दुनिया में हर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक निर्णय को निर्धारित करता है। यूरोप और यूरेशिया में अपनी पूर्ण विजय के बाद रीच ने वैचारिक अलगाव, क्षेत्रीय नियंत्रण और आर्थिक बहिष्कार पर आधारित एक नई विश्व व्यवस्था लागू की। जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैटिन अमेरिका, ओशिनिया और एशिया के कुछ हिस्सों के साथ गठबंधन की एक प्रणाली को मजबूत किया। तब से दोनों ब्लॉकों ने प्रतिबंधों, कूटनीतिक तोड़फोड़ और छिपी हुई धमकियों के माध्यम से वैश्विक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा की है, लेकिन कभी भी सीधे टकराव की रेखा को पार नहीं किया है। इस संदर्भ में अर्थव्यवस्था मुख्य युद्ध क्षेत्र बन गई। यूरोपीय महाद्वीप पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला रीच संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वाणिज्यिक संबंध बनाए रखने वाले किसी भी देश पर व्यवस्थित प्रतिबंध लगाता है। ग्रीस, सर्बिया, मोरक्को या ईरान जैसे देशों की सरकारें अलगाव, संपत्ति जब्त करने या ऊर्जा आपूर्ति में कटौती की धमकी के तहत उत्तरी अमेरिकी निवेश को अस्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। जर्मनी जबरन आर्थिक तटस्थता लागू करता है, एक ऐसी नीति जिसके लिए पुराने या आश्रित राज्यों को वॉशिंगटन के साथ ठिकानों, तकनीकी समझौतों या वित्तीय समझौतों की अनुमति न देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करना चाहिए। रोमानिया, हंगरी, ट्यूनीशिया या अजरबैजान ने दबाव में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बदले में उन्हें मानवीय सहायता, सब्सिडी वाला गेहूं और जर्मन बाजार तक सीमित पहुंच मिलती है, जो उन्हें आर्थिक रूप से बर्लिन से बांधे रखती है। रीच शत्रुतापूर्ण माने जाने वाले देशों के साथ समुद्री व्यापार को भी रोकता है। मेक्सिको, कनाडा या जापान से आने वाले जहाजों को भूमध्य सागर, बाल्टिक या काला सागर पार करते समय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों को विध्वंसक विचारों की तस्करी या पतनशील शक्तियों के साथ सहयोग के आरोपों के तहत हिरासत में लिया जाता है। प्रतिशोध के डर से अंतर्राष्ट्रीय जहाज जर्मन प्रभाव वाले क्षेत्रों को पार करने वाले मार्गों से बचना पसंद करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी स्वयं की प्रतिबंध प्रणाली के साथ प्रतिक्रिया करता है। यह लैटिन अमेरिकी बैंकों में रीच से जुड़ी कंपनियों की संपत्ति को फ्रीज करता है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में डॉलर तक पहुंच को रोकता है और जर्मनी को रणनीतिक संसाधन बेचने वाले देशों पर बहुपक्षीय ब्लॉक को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए इक्वाडोर को आर्थिक एसेस द्वारा नियंत्रित निगम विट्सेलस्टाहल के साथ खनन निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अंतर अमेरिकी वित्तपोषण प्रणाली से बाहर रखा गया था। संसाधनों के लिए लड़ाई निरंतर जारी है। जर्मनी, जो अफ्रीकी लिथियम के 60% और मध्य एशियाई यूरेनियम के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करता है, वॉशिंगटन द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलनों में भाग लेने वाले किसी भी देश को निर्यात सीमित करने की धमकी दे रहा है। चिली और पेरू, जो दोनों ब्लॉकों में फंसे हुए हैं, अगर वे एक या दूसरे को बेचने का फैसला करते हैं तो उन्हें लगातार बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। कच्चे माल पर नियंत्रण शक्ति की मुद्रा बन जाता है और वैश्विक दक्षिण के देश इस क्षेत्र में मुख्य मोहरे हैं। विज्ञापन एक और महत्वपूर्ण साधन है। जबकि रीच अपने मॉडल को भ्रष्टाचार के बिना व्यवस्था, अनुशासन और विकास के उदाहरण के रूप में बढ़ावा देता है, संयुक्त राज्य अमेरिका स्वतंत्रता, उपभोग और व्यक्तिगत अधिकारों को बढ़ावा देता है। प्रत्येक ब्लॉक नई पीढ़ियों को प्रभावित करने के लिए तटस्थ देशों में रेडियो स्टेशनों, पत्रिकाओं, विश्वविद्यालयों और सांस्कृतिक केंद्रों को वित्त पोषित करता है। पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और बाल्कन विशेष रूप से विवादित क्षेत्र हैं। लैटिन अमेरिका में राष्ट्रवादी शासनों के साथ द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से जर्मन प्रभाव बढ़ा है। वेनेजुएला, निकारागुआ या बोलीविया जैसे देशों में रीच बुनियादी ढांचे को वित्त पोषित करता है, पारंपरिक हथियार प्रदान करता है और जर्मन राजनीतिक अकादमियों में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करता है। वॉशिंगटन अपनी ओर से कोलंबिया, चिली और ब्राजील में सहयोगी सरकारों को रक्षा कार्यक्रमों, विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति और बाजारों तक तरजीही पहुंच के साथ समर्थन देता है। दोनों ब्लॉकों ने समानांतर राजनयिक नेटवर्क बनाए रखा। धर्मयुद्ध दूतावासों के बजाय वे मध्यस्थ के रूप में तीसरे देशों का उपयोग करते हैं। वॉशिंगटन में स्विट्जरलैंड जर्मनी के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। उरुग्वे बर्लिन में EU के साथ अपना काम करता है। तनाव लगातार बना रहता है। राजनयिकों का निष्कासन, प्रशासनिक तोड़फोड़ और समझौतों का टूटना अक्सर होता रहता है। परमाणु दौड़ प्रत्यक्ष क्लिकिंग के लिए मुख्य ब्रेक है।
दोनों ब्लॉक निरंतर सतर्कता की स्थिति में रणनीतिक प्रमुखों के बारे में जानते हैं, लेकिन असली आतंक साझा ज्ञान से आता है। एक गलत अनुमान, एक गलत अलार्म या खराब तरीके से प्रबंधित चढ़ाई का मतलब सभ्यता का अंत हो सकता है। राजनयिक संकट हर साल होते रहते हैं। 2012 में जर्मनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रसद समझौते के बाद स्वीडन के साथ व्यापार को अवरुद्ध कर दिया। 2017 में वॉशिंगटन ने प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी के शिपमेंट प्राप्त करने के लिए एलेजांद्रिया के बंदरगाह पर प्रतिबंध लगा दिए। 2020 में फिनलैंड अंततः तटस्थता संधि को तोड़ने के अपने इरादे की घोषणा करके कुल टकराव का कारण बन गया। केवल स्विट्जरलैंड के तत्काल हस्तक्षेप से राजनयिक चैनलों के पतन को रोकने में कामयाबी मिली। प्रत्येक देश में शीत युद्ध की कीमत दिखाई देती है। परिवार विभाजित हैं, कंपनियां प्रतिबंधों से टूट गई हैं, विश्वविद्यालयों को यह चुनना है कि कौन सी किताबें पढ़ानी हैं और कौन सी सेंसरशिप, प्रमुख नाकाबंदी के अनुसार। नागरिक युद्ध में नहीं रहते, बल्कि वे डर में रहते हैं। मुझे बात करने, आयात करने, गलत तरीके से गठबंधन चुनने से डर लगता है। मुझे दिग्गजों के बीच फंसने का डर है, रास्ता देने में असमर्थ। आतंक का संतुलन शांति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि भय या पतन पर निर्भर करता है। और यह भय 8 दशकों से दुनिया को घेरे हुए है। कोई भी ब्लॉक सबसे पहले टूटना नहीं चाहता, न ही सबसे पहले जमीन छोड़ना चाहता है। प्रत्येक उपचार को कमजोरी के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। संवाद के प्रत्येक इशारे का जवाब विशिष्टता के साथ दिया जाता है। मानवता युद्ध में नहीं रहती, बल्कि वह स्वतंत्रता में भी रहती है। शीत युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, सोलो ने अपना स्वरूप बदल लिया है। वह जीत जो अक्सर वास्तविक होती थी, जब कहानी मौत पर समाप्त होती थी। जिस डायस्टोपिया की खोज की गई है वह काल्पनिक कल्पना नहीं है। यह जितना भी भयानक लग सकता है, मैं वास्तविकता बनने के खतरनाक रूप से करीब हूं। तीसरा रई एक असाधारण रूप से प्रभावी तंत्र था, जिसे केवल अभूतपूर्व बलिदानों और महत्वपूर्ण रणनीतिक त्रुटियों के माध्यम से ही हराया जा सका। नाजी सेना की सबसे बड़ी गलती पश्चिम को एकजुट किए बिना दूसरा विशाल मोर्चा खोलना था। जून 1941 में यूएसएसआर के खिलाफ बारबरोजा ऑपरेशन, हालांकि लाखों सोवियत सैनिकों के पकड़े जाने के कारण शुरू में बहुत बड़ा था, लेकिन बाद में सैन्य दुःस्वप्न में बदल गया। वेहरमाच ने सर्दियों से पहले मास्को पर कब्जा नहीं किया और लाल सेना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। रूसी सर्दी को व्यवस्थित रूप से कम करके आंका गया, जिससे पर्याप्त उपकरणों के बिना जर्मन सैनिकों की हालत खराब हो गई। थर्मल कपड़ों और ईंधन की कमी के कारण मीलों तक बर्फ जम गई। पोलैंड और फ्रांस में संचालित ब्लिट्जक्रेग इतने विशाल और आबादी वाले क्षेत्र में खुद को बनाए नहीं रख सका। इस निर्णय ने रीच के संसाधनों को घातक रूप से विभाजित कर दिया। स्टालिन के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें पश्चिमी यूरोप पर कब्जा बनाए रखना था, उत्तरी अफ्रीकी मोर्चे का समर्थन करना था, बाल्कन को नियंत्रित करना था और अटलांटिक तटों की रक्षा करनी थी। इस फैलाव ने आक्रामक क्षमता को कमजोर कर दिया और सहयोगी पुनर्गठन की अनुमति दी। यदि हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला करने से पहले पश्चिमी यूरोप को संगठित कर लिया होता और 1941 की सर्दियों से पहले मास्को में त्वरित विजय हासिल कर ली होती, तो इतिहास एक अलग राह पर चल पड़ता। ऊर्जा पर निर्भरता एक गंभीर कमजोरी थी। जर्मनी के पास अपने स्वयं के तेल भंडार नहीं थे, जो आयात या बाहरी स्रोतों पर निर्भर थे। मुख्य उम्मीद कोकेशियान क्षेत्रों, विशेष रूप से बाकू पर विजय प्राप्त करना था। लेकिन दक्षिणी आक्रमण, जिसका समापन विनाशकारी स्टेलिनग्राद में हुआ, एक पूर्ण आपदा थी जिसने पूर्वी मोर्चे के पतन को चिह्नित किया। जबकि मित्र राष्ट्रों के पास प्रचुर मात्रा में पहुंच थी। आत्मनिर्भर संयुक्त राज्य अमेरिका, साइबेरियाई भंडार के साथ यूएसएसआर, मध्य पूर्व के मार्गों को नियंत्रित करने वाला ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनों को उन कमियों का सामना करना पड़ा जिसने आंदोलन और प्रभावशीलता को सीमित कर दिया। निरंतर ऊर्जा के बिना निरंतर युद्ध की क्षमता अस्थिर हो गई। पर्ल हार्बर के बाद हिटलर ने सबसे आत्मघाती निर्णय लिया, स्वेच्छा से संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना, जो कि उससे 3 गुना अधिक जनसंख्या वाला देश था, जिसके पास असीमित संसाधन थे, एक विशाल उद्योग था तथा कोई विभाजनकारी आंतरिक मोर्चा नहीं था। उस क्षण तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने मित्र देशों को युद्ध सामग्री प्रदान की, लेकिन यूरोप में सैन्य रूप से प्रतिबद्ध नहीं था। युद्ध की घोषणा करके हिटलर ने जर्मनी के खिलाफ अमेरिकी राय को एकजुट किया और दुनिया की सबसे उन्नत औद्योगिक शक्ति को सक्रिय किया।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने लाखों सैनिकों, विशाल उपकरणों का योगदान दिया, मित्र देशों के पुनर्निर्माण को वित्त पोषित किया और हवाई नौसेना वर्चस्व बनाया जो ईजे को हरा देगा। अमेरिकी उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा थी। इसने नावों, विमानों, टैंकों और गोला बारूद का उत्पादन इतनी तेजी से किया कि जर्मनी इसकी बराबरी नहीं कर सका। इसका क्षेत्र जर्मनी की पहुंच से बाहर था, जिससे उत्पादन बिना किसी रुकावट के चलता रहा। यदि जर्मनी ने इस अनावश्यक संघर्ष को टाल दिया होता तथा जापान को संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध अकेले लड़ने की अनुमति दे दी होती, तो यूरोपीय युद्ध का अंत अलग तरीके से हो सकता था। हिटलर ने विजित शहरों के प्रतिरोध को गंभीरता से कम करके आंका। इस बात पर भरोसा करें कि क्या आबादी नए आदेश को जल्दी स्वीकार करती है। हालांकि फ्रांस, युगोस्लाविया, पोलैंड और ग्रीस में प्रतिरोध आंदोलन ऑपरेशन में देरी, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने और सहयोगी खुफिया जानकारी प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण थे। पक्षपातियों ने व्यवस्थित रूप से रेलवे और डिपो को नष्ट कर दिया, गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया, अधिकारियों पर हमला किया और रहने वालों का मनोबल गिराया। प्रत्येक स्थानीय हमले के लिए प्रतिशोध और तैनाती की आवश्यकता होती थी, जिससे अन्य मोर्चों पर आवश्यक संसाधन खत्म हो जाते थे। यूएसएसआर में नागरिक आबादी रक्षात्मक प्रयास में बड़े पैमाने पर एकजुट हुई। इस व्यापक प्रतिरोध के बिना या शुरू से ही अधिक प्रभावी दमन के साथ रीच अधिक तेजी से क्षेत्रीय नियंत्रण को मजबूत कर सकता था। नाजी अर्थव्यवस्था कब्जे वाले देशों की व्यवस्थित लूट, जबरन शोषण और मौजूदा संसाधनों के हिंसक संचय के माध्यम से संचालित होती थी। इस परजीवी मॉडल की संरचनात्मक सीमाएं थीं। युद्ध जितना लंबा चलता था, उसका प्रशासन उतना ही महंगा होता था। जर्मन उत्पादन लंबे समय तक बड़े पैमाने पर अमेरिकी विनिर्माण और सोवियत केंद्रीकृत योजना के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। प्रमुख जर्मन औद्योगिक शहरों पर मित्र देशों की बमबारी ने धीरे धीरे सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया। जैसे जैसे पराजय बढ़ती गई, अर्थव्यवस्था सिकुड़ने लगी। मुद्रास्फीति, कठोर राशनिंग और काला बाजार का विस्तार हुआ। जब समृद्धि के वादे अंधकार, दमन और भय में विलीन हो गए तो नागरिक नैतिकता ढह गई। तीसरा राइह एक सुसंगत शासन नहीं था। भले ही हिटलर ने निर्विवाद अधिकार बनाए रखा, लेकिन उसके आसपास का माहौल आंतरिक संघर्षों, विरोधाभासी महत्वाकांक्षाओं और प्रशासनिक अराजकता से ग्रस्त था। गोरिंग, हिमलर, गोएबल्स और बोरमैन लगातार प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे थे और अक्षमतापूर्वक प्रयासों को दोहरा रहे थे। यह संरचना कार्यकुशलता या तर्कसंगत निर्णयों का पक्षधर नहीं है। यह पूरी तरह से हिटलर के करिश्मे और आवेगपूर्ण निर्णयों पर निर्भर थी, बिना किसी स्पष्ट आदेश श्रृंखला या सहमत रणनीतियों के। तात्कालिकता, नौकरशाही दोहराव और तर्कहीन निर्णय एक निष्क्रिय तानाशाही के लक्षण थे जो अवसरों को बर्बाद करते थे। फ्यूहरर के पंथ ने बदलती परिस्थितियों के प्रति सभी बुद्धिमान अनुकूलन को नष्ट कर दिया। प्रस्तुत परिदृश्य, विजयी जर्मनी का फांसीवादी दुनिया पर हावी होना, कोई दूर की संभावना नहीं थी। कहानी व्यक्तिगत निर्णयों, गणना त्रुटियों और आकस्मिक कारकों पर निर्भर करती है। 1940-1942 के बीच कई मौकों पर समकालीन पर्यवेक्षकों को नाजी जीत अपरिहार्य लग रही थी। अमूर्त शैक्षणिक अभ्यास में इस निकटता को याद रखें। यह समझना एक जरूरी आह्वान है कि कैसे सत्तावादी व्यवस्थाएं विकसित और मजबूत हो सकती हैं, कैसे लोकतंत्र आत्मसंतुष्टि के कारण विफल हो सकते हैं और कैसे स्वतंत्रता को सक्रिय बचाव की आवश्यकता होती है। जमीनी स्तर पर पूर्वव्यापी उत्सव। लोकतंत्र मानव समाज की स्वाभाविक स्थिति नहीं है। यह एक नाजुक उपलब्धि है जिसके लिए निरंतर सतर्कता, सक्रिय नागरिक भागीदारी और सत्तावादी ताकतों द्वारा संस्थाओं को खतरा होने पर प्रतिरोध करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। वर्णित दुनिया हमें याद दिलाती है कि प्रगति के लिए इतिहास का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है। मानवीय गरिमा, सांस्कृतिक विविधता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल्य, जिन्हें हम मौलिक मानते हैं, नष्ट हो सकते हैं यदि हम उनकी रक्षा दृढ़ संकल्प के साथ नहीं करते हैं। 1942 में जब अटलांटिक से वोल्गा तक रीच का नियंत्रण था, तो लाखों लोगों को उनकी जीत अपरिहार्य लग रही थी। केवल लोकप्रिय प्रतिरोध, जर्मन रणनीतिक गलतियों, अप्रत्याशित गठबंधनों और वीर बलिदानों के असाधारण संयोजन ने इस वैकल्पिक वास्तविकता को हमारे वर्तमान में बदलने से रोका। हम जिस इतिहास को जानते हैं, जहां नाजीवाद पराजित हुआ और लोकतांत्रिक मूल्य बचे, वह अपरिहार्य नहीं था। यह सचेत निर्णयों, विशिष्ट लड़ाइयों और नस्लीय जुनून और अधिनायकवाद द्वारा हावी दुनिया को स्वीकार करने के लिए लाखों लोगों की अनिच्छा का परिणाम था।
ये विश्लेषण सभ्यता की नाजुकता के बारे में निराशावाद पैदा करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि हमें याद दिलाता है कि प्रत्येक पीढ़ी को सक्रिय रूप से यह चुनना चाहिए कि वह किस प्रकार की दुनिया में रहना और उसकी रक्षा करना चाहती है। स्वतंत्रता जड़ता से संरक्षित नहीं होती है, इसे सचेत कार्रवाई और उन मूल्यों के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता के माध्यम से प्राप्त और संरक्षित किया जाता है जो मानव गरिमा को संभव बनाते हैं। भविष्य पहले से तय नहीं है। जैसा कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के वास्तविक इतिहास को देखते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक निर्णय मानवता की नियति को बदल सकते हैं। एक निष्पक्ष और स्वतंत्र दुनिया बनाने की जिम्मेदारी हर दिन हमारी है। हमारी वास्तविकता और वर्णित दुःस्वप्न के बीच की दूरी बहुत कम थी। यह निकटता हमें एक स्थायी चेतावनी के रूप में काम करनी चाहिए। अधिनायकवाद की भयावहता अतीत के अवशेष नहीं है, बल्कि अव्यक्त संभावनाएं हैं जिनके लिए शाश्वत सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि इतिहास में जीवन की तरह छोटे से लगने वाले निर्णयों के भी बहुत बड़े परिणाम हो सकते हैं। और स्वतंत्रता और गुलामी के बीच, सम्मान और स्वतंत्रता के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच अंतर है। अक्सर ऐसे क्षणों में निर्णय लिए जाते हैं जो सामान्य लगते हैं, लेकिन मानवता के भाग्य के लिए निर्णायक होते हैं।